हाय एवरीवन, दिस इज़ अंकुश। वेलकम टू द माय चैनल जिसका नाम है एम्पायर ऑफ ईई। हमने लास्ट लेक्चर में एक न्यू कंसेप्ट स्टार्ट की थी अकॉर्डिंग टू रोटेशनल डायनेमिक्स, जिसका नाम था बैंकिंग ऑफ रोड, जिसका हमने फर्स्ट लेक्चर या पहला पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट किया है, जिसमें मैंने अलग अलग दो फोर्सेस के बारे में आपको बताया था, जिसको मैं यहाँ पे इजीली मेंशन करता हूँ। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्क्रीन। आई वॉज ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो आपको वहाँ पे दो अलग अलग काइंड ऑफ के फोर्सेस देखने को मिलेंगे। द फर्स्ट कॉल्ड एज अ सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेकंड कॉल्ड एज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर मैं सेंट्रीपेटल फोर्स की बात करता हूँ तो उसका फार्मूला है m²/r, पर अगर मैं उसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो वो होगा निगेटिव, जिसका यूनिट होगा न्यूटन। पर अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बात करता हूँ then it is nothing but CF bar is nothing but positive into m into v²/r, जिसका भी सेम यूनिट होगा न्यूटन। आई वॉज ऑलरेडी टोल्ड यू द सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी along the radius towards inside, but similarly the centrifugal force acts on a body along the radius towards its outside। अगर मैं दोनों में कंपैरिजन करने की कोशिश करता हूँ तो सिंपल सी बात है, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, अगर कोई भी व्हीकल प्लेन रोड पे एक टर्न लेती है, इट मे बी ऑन लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो व्हीकल स्लिप और स्कीड होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो अपना टारगेट यही रहेगा कि हमें सेंट्रीपेटल फोर्स बढ़ाना है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम करना है। अगर फॉर्चुनेटली वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ता है तो व्हीकल स्लिप होने की वहाँ भी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो हमारा टारगेट यही था कि नेसेसिटी ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड क्या था। सबसे पहले तो उसकी नेसेसिटी हम देखते हैं कि रोड का जो प्लेन रोड होता है उसका सरफेस क्यों इंक्रीज़ किया जाता है। अगर मैं किसी रोड का एक एज इंक्रीज़ करता हूँ किसी भी साइड से, अगर वहाँ पे रोड इंक्लाइंड बनेगा, उस कंसेप्ट को कहा जाता है बैंकिंग ऑफ रोड। सबसे तो पहले क्लियर करते हैं कि बैंकिंग ऑफ रोड की नेसेसिटी क्या है सर्कुलर मोशन में और रोटेशनल डायनेमिक्स में। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए, बैंकिंग ऑफ रोड नॉर्मली यूज़ किया जाता है ऐसी जगह पे जहाँ पे रोड टर्न होता है। सपोज एक व्हीकल है, यहाँ पे एक राइट टर्न ले रही है स्मूथ। अगर मुझे व्हीकल का स्लिप नहीं होने देना है, स्किडिंग नहीं होने देना है या स्मॉल एक्सीडेंट वहाँ पे नहीं इंड्यूस करना है, तो हमें बैंकिंग ऑफ रोड का फंडा वहाँ पे अडॉप्ट करना पड़ेगा। जिससे कि आपने प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन भी किया होगा, जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं और आर्किटेक्ट्स होते हैं, जब रोड प्लान करते हैं तो टर्न लेते समय एक रोड का एक एज इंक्रीज करते हैं और उसमें कुछ एंगल बनाते हैं। ये जो ओवरऑल प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में। अगर मैं उसके नेसेसिटी की बात करता हूँ तो सबसे पहले तो क्लियर है, मैंने आपसे पहले ही कहा था, बैंकिंग ऑफ रोड ऐसी जगह पे यूज़ किया जाता है वहाँ पे टर्न प्रेजेंट होगा और सबसे पहला टारगेट है हमारा टू इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड व्हील्स। दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट नेसेसिटी। कॉमन सेंस की बात है, अगर रोड और व्हील्स के बीच में अगर फ्रिक्शन बढ़ता है तो व्हीकल स्लिप होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है। अगर मैं सेकंड की बात करता हूं तो हमारा टारगेट है टू मैक्सिमाइज सेंट्रीपेटल फोर्स, जो व्हीकल की पोजीशन मेंटेन करने के लिए हमारी हेल्प करेगा। थर्ड पैरामीटर है कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं सेंट्रीपेटल फोर्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं तो हमें क्या करना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहां पे कम करना है। तो मैं इसको यहां पे मेंशन करता हूं टू मिनिमाइज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर मैं फोर्थ नेसेसिटी के बारे में अगर बात करता हूं तो सिंपल सी बात है, सेंट्रीपेटल फोर्स बढ़ेगा तो वहाँ पे रफनेस ऑफ द रोड भी बढ़ेगा। नाउ द फोर्थ क्राइटेरिया इज दैट वी हैव टू इंक्रीज म्यू वैल्यू। म्यू इज नथिंग बट, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जिसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके अगर नेसेसिटी के बारे में हम देखते हैं तो वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जो यहाँ पे हम यूज़ करना चाहेंगे बैंकिंग ऑफ रोड को एडप्ट करने के लिए एज कंपेयर टू द प्लेन रोड।
तो यहाँ पे कुछ मैंने स्क्रीन पे कुछ आरएमपी नेसेसिटीज़ आपको बताया। जैसे आपको एक टारगेट बहुत ही याद रखना है, बैंकिंग ऑफ रोड का फंडा टर्न पे यूज़ किया जाता है और सबसे बड़ा टारगेट है हमें सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ाना है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम करना है। अगर मुझे वहाँ पे व्हीकल का स्लिप नहीं होने देना है तो आपका टारगेट यही रहेगा कि जितना हो सके रोड और व्हील्स जो गाड़ी के टायर्स होते हैं उनका फ्रिक्शन बढ़ाइए। सिंपल सी बात है, नॉर्मली क्या होता है विंटर सीजन में रोड के सरफेस पे एक पानी का लेयर बनता है, उस लेयर के वजह से जो रोड का सरफेस और टायर्स में जो फ्रिक्शन होना चाहिए वो फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं होता। और आपने कभी ऑब्जर्वेशन भी किया होगा हमारी व्हीकल स्लिप होने की प्रोबेबिलिटी विंटर में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द समर। ठीक है, तो ये हो गया उसका नेसेसिटी। अब हम देखते हैं कि बैंकिंग ऑफ रोड का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि हमारी व्हीकल एक तो टर्न ले रही है, इट मे बी ऑन राइट साइड और द लेफ्ट साइड। अगर मैं प्लेन रोड की बात करता हूँ लुक लाइक दिस, तो बैंकिंग ऑफ रोड में क्या किया जाता है, रोड का किसी भी एक एज को कंसिडर किया जाता है। जस्ट इमेजिन कीजिए ये रोड का फर्स्ट एज है, रोड का सेकंड एज है, दिस इज कॉल्ड एज अ कैपिटल ए एंड दिस इज कॉल्ड एज अ कैपिटल बी। अगर मुझे लेफ्ट टर्न लेना है तो आपको ये कंसेप्ट यहाँ पे याद रखना है। अगर मुझे लेफ्ट टर्न लेना है तो हमारा राइट साइड का एज वहाँ पे ऊपर जाएगा। अगर मुझे व्हीकल का राइट टर्न लेना है तो वहाँ पे लेफ्ट साइड का एज ऊपर जाएगा। आप दोनों में से कौन सा भी एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जस्ट कंसिडर कि हम एक लेफ्ट टर्न ले रहे हैं। अगर मुझे लेफ्ट टर्न लेना है तो राइट साइड का जो बी वाला एज है उसको हम रेज करते हैं। ये रेज कितना करना है वो डिपेंड करता है आर्किटेक्चर पे या सिविल इंजीनियर पे, और डिपेंड करता है व्हीकल के स्पीड पे भी। अगर ये तो जो पहला पैरामीटर यहाँ पे था जिसे कहा जाता है रोड का ओरिजिनल सरफेस, उसके बाद हमने क्या किया, रोड का एक सरफेस जो है, एक एज जो है जिसको हमने ऊपर लिया, जिसको मैंने हाइट यस से बढ़ाया। तो रोड का जो बाद में जो सरफेस बनेगा उसे कहा जाता है फाइनल इंक्लाइंड सरफेस। तो ये बन गया आपका इंक्लाइंड सरफेस, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मतलब मैंने जो बी वाला एज है उस बी वाले एज को इंक्रीज किया हाइट यस से। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको रोड के दो सरफेस देखने को मिलते हैं। दिस सरफेस इज कॉल्ड एज inclined surface and the bottom surface is called as original surface। इसका मतलब इन दोनों सरफेस में जो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उस एंगल को कहा जाता है थीटा। और बैंकिंग ऑफ रोड के कंसेप्ट में थीटा को एक अलग नाम है जिसे कहा जाता है एंगल ऑफ बैंकिंग। तो एक फंडा तो आपका यहाँ पे क्लियर है। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब बहुत ही ईजी है। किसी भी रोड के दो अलग अलग एजेस होते हैं, किसी भी एज को उठाइए और उसको थोड़ा रेज कीजिए। अगर मैं एक एज को रेज करता हूँ तो वहाँ पे दो अलग अलग सरफेस बनेंगे, हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड इंक्लाइंड सरफेस, दोनों के जो बीच में एंगल बनेगा थीटा, उसे कहा जाता है एंगल ऑफ बैंकिंग। और ये जो टोटल प्रोसेस आपको स्क्रीन पे दिख रही है उसे कहा जाता है बैंकिंग ऑफ रोड। अगर मैं इसके डेफिनेशन के बारे में बात करता हूँ तो डेफिनेशन बहुत ही ईजी है। इट इज़ द सच काइंड ऑफ फिनोमिनन और प्रोसेस इन विच द आउटर एज ऑफ रोड इज रेज्ड above the inner edge of the road by the certain angle called as a banking of road। डेफिनेशन का मीनिंग क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड एक ऐसी प्रोसेस है या ऐसी फिनोमिनन है जिस फिनोमिनन में रोड का आउटर एज को बढ़ाया जाता है, रेज किया जाता है एज कम्पेयर टू द इनर एज, और दोनों में जो एंगल बनेगा उस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ बैंकिंग। तो यहाँ पे मैं एंगल ऑफ बैंकिंग की भी डेफिनेशन मेंशन करता हूँ। The angle made between different two surfaces, that is horizontal surface of the road and the inclined surface of the road। इन रोड के दो सरफेस में भी जो भी एंगल बनेगा उसे कहा जाता है एंगल ऑफ बैंकिंग। अब आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन चल रहा होगा कि ये एंगल ऑफ बैंकिंग कितना होना चाहिए, वो मैक्सिमम होना चाहिए या मिनिमम होना चाहिए। उसके लिए हमें उसका एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा जिसे हम कहेंगे एक्सप्रेशन ऑफ एंगल ऑफ बैंकिंग व्हेन एवर अ बैंकिंग ऑफ रोड इज प्रेजेंट। फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक छोटी हिंट देता हूँ। एक्चुअली थीटा बड़ा कब होता है, जब आपका जो टर्न होता है वो बहुत ही शार्प होता है। शार्प का मतलब इंस्टेंट टर्न लुक लाइक दिस। तो वहाँ पे आपको एंगल ऑफ बैंकिंग का एंगल बढ़ाना है। एंगल ऑफ बैंकिंग कब होता है, जब आपका टर्न बहुत ही स्मूथ होगा। स्मूथ का मतलब क्या है, वहाँ पे आपका टर्न शार्प नहीं होगा,
वहाँ पे एंगल ऑफ कर्वेचर थोड़ा कम बनेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, मैं थीटा ऐसी जगह पे बढ़ाऊंगा जहाँ पे टर्न बहुत ही शार्प है, मैं थीटा ऐसी जगह पे कम करूँगा जहाँ पे टर्न बहुत ही स्मूथ है। ठीक है, नाउ वी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट बिट which was asked in state board exam for 3 to 4 marks and maximum time इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है स्टेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू। उससे पहले मैं एक फार्मूला यहाँ पे क्लियर करता हूँ। आई वॉज ऑलरेडी टोल्ड यू द मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑफ द व्हीकल ऑन द प्लेन रोड इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ म्यू इंटू आर इंटू जी। वी नो दैट द वेलोसिटी इज ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे थीटा प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये जो फार्मूला है वो ऐसे व्हीकल के लिए है जो व्हीकल टर्न ले रही है प्लेन रोड पे। जहाँ पे आपको थीटा देखने को मिलेगा वो फार्मूला होगा एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड के लिए। जहाँ पे आपको थीटा देखने को नहीं मिलेगा वो फार्मूला होगा सिंपल प्लेन रोड के लिए। तो आपके फार्मूला रिमेंबराइज करना है, वी मैक्स इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। म्यू इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर्स। R is nothing but the radius vector of the curvature of the road and G is nothing but the acceleration due to gravity. Okay, now we move toward the next bit जो targeted point is chapter का, that is expression of angle of banking. That is the expression of angle of banking and the another same bit is nothing but expression of maximum speed of the vehicle for banking of road. क्यों बैंकिंग ऑफ रोड? क्योंकि हमने लास्ट टाइम जो वीमैक्स का फार्मूला निकाला था वो था प्लेन रोड के लिए। अभी हम बात कर रहे हैं बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में। एक्चुअली एक्सप्रेशन बहुत ही लंबा है बट बहुत इजी है। एट द एंड मैं आपको बताऊंगा कि इस बड़े एक्सप्रेशन को अंडरस्टैंड और रिमेंबराइज कैसे करना है और यू कैन डू द एक्सप्रेशन विद इन 5 मिनट्स। ओके, सो जितना हो सके उतना स्क्रीन पे फोकस कीजिए। अगर मैं इस एक्सप्रेशन के मेन इंपॉर्टेंट थिंग के बारे में बात करता हूँ तो वो है आपकी मेन ब्लॉक डायग्राम। अगर आप ब्लॉक डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करते हो तभी आपको एक्सप्रेशन अटेम्प्ट करने आएगा, अदरवाइज एक्सप्रेशन आपका गलत भी हो सकता है। तो आपको एट द एंड में एक ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक का यूज़ करके आप इस एंगल ऑफ बैंकिंग का एक्सप्रेशन इजीली याद रख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारा टारगेट क्या है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे फार्मूला फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ बैंकिंग का। दैट मीन्स वी हैव टू डिराइव द फार्मूला फॉर थीटा। मेरा सेकंड मोटो है वी हैव टू फाइंड आउट द फार्मूला फॉर मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड। इट इज नथिंग बट वी मैक्स एंड सिमिलरली अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द फार्मूला फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग पर कब, जहाँ पर मैं एक कंडीशन कंसिडर करता हूँ जब आपका कोएफिशिएंट फ्रिक्शन वहाँ पे अपसेंड होगा। इसका मतलब यहाँ पे मेरे टोटल 3 टारगेट है। पहला टारगेट है एंगल ऑफ बैंकिंग कैलकुलेट करना, दूसरा टारगेट है मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड दैट इज वी मैक्स एंड थर्ड टारगेट है एंगल ऑफ बैंकिंग फाइंड आउट करना कब, जब आपका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वहाँ पे टोटली अपसेंड होगा। ठीक है, तो जितना हो सके डायग्राम पे फोकस कीजिए। मैं एक स्क्रीन पे यहाँ पे एक इजीली डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ जिस डायग्राम पे पूरा एक्सप्रेशन डिपेंड है। ओके, सपोज ये हमारा व्हीकल का ओरिजिनल सरफेस है जिसे हम प्लेन सरफेस कहेंगे। मैंने क्या किया, आउटर एज को थोड़ा रेज किया इस हाइट तक, और जो यहाँ पे हमारा बाद में वाला सरफेस बनेगा उसे कहेंगे हम इंक्लाइंड सरफेस। दोनों के बीच में जो भी एंगल बनेगा उस एंगल को कहा जाता है थीटा। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो मैंने आउटर एज जितने भी हाइट से बढ़ाया इट इज़ नथिंग बट स्मॉल एच। अब एक काम करते हैं, हम एक व्हीकल को कंसिडर करते हैं जो उस रोड पे वहाँ पे प्रेजेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्मॉल व्हीकल ड्रॉ करता हूँ लुक लाइक दिस। ये व्हीकल का स्ट्रक्चर है और जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये व्हीकल के 2 टायर्स हैं जो कॉन्टैक्टेड विथ है इंक्लाइंड सरफेस के। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक सिंपल सी बात बताई थी जिसे कहा गया था नॉर्मल एक्शन। अगर आपको पता नहीं है तो जिन पे फोकस कीजिए, मैं उसको 10 सेकंड में रिवाइज करता हूँ। अगर ये रोड का सरफेस है तो कभी भी नॉर्मल एक्शन ऊपर के डायरेक्शन में शो किया जाता है और जो सरफेस का साथ 90 डिग्री का एंगल वहाँ पे मेंशन करता है। ठीक है,
पर अगर फॉर्चुनेटली आपका सरफेस ही इंक्लाइंड होगा तो नॉर्मल रिएक्शन भी उसके साथ इंक्लाइंड होगा ऐसे, फिर भी वो सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल मेंशन करता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जो हमारा नेक्स्ट वाला सरफेस है वो है इंक्लाइंड, तो हमें सारे पैरामीटर जो है वो इंक्लाइंड सरफेस के लिए ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट, जिसे कहा जाता है सेंटर ऑफ मास ऑफ द व्हीकल, जिस पॉइंट से मैं सारे वेक्टर्स ड्रॉ करने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, आई वॉज ऑलरेडी टोल्ड यू द नॉर्मल एक्शन वेक्टर इज ऑलवेज ड्रॉन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दैट मीन्स अगर मैं सरफेस के बारे में बात करता हूँ तो आपको नॉर्मल एक्शन का वेक्टर ये साइड पे बनेगा। अब कॉमन सेंस की बात है, अगर नॉर्मल एक्शन यहाँ पे इंक्लाइंड बनता है तो इसका मतलब वहाँ पे थीटा भी बनेगा। अगर वहाँ पे थीटा भी बनता है तो उसके दो कंपोनेंट भी बनेंगे, द फर्स्ट कॉल्ड एज एन कॉस थीटा एंड सेकंड कॉल्ड एज एन साइन थीटा। पहले तो इसको हम पहले कॉपी करते हैं। अब यहाँ पे दो वेक्टर्स बनेंगे, वन शुड बी अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वन शुड बी अलोंग द वाई एक्सिस। जैसे कि आप देख सकते हो, ये नॉर्मल एक्शन वाई एक्सिस के साथ एक एंगल बनेगा जिसे कहा जाता है थीटा। उसके वजह से यहाँ पे दो वेक्टर्स बनेंगे अलोंग द वाई एक्सिस एंड अलोंग द एक्स एक्सिस। जो वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस होगा उसे कहेंगे हम यन इंटू कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि थीटा इस साइड को है इसलिए, और जहाँ पे थीटा प्रेजेंट नहीं है उसे कहेंगे हम यन साइन थीटा। तो ये बन गया हमारे दो वेक्टर्स। अब सिंपल सा लॉजिक है, अगर कोई भी व्हीकल एक रोड सरफेस पे प्रेजेंट होती है तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट तो होगा ही है। इसका मतलब व्हीकल का जो वेट होता है, उस वेट का जो वेक्टर होता है वो कभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो किया जाता है। जैसे कि मैं इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो करता हूँ, और वेट का वेक्टर इज़ नथिंग बट कैपिटल डब्ल्यू। डब्ल्यू का फार्मूला इट इज़ नथिंग बट यम इंटू जी। यम इज़ नथिंग बट द मास ऑफ व्हीकल एंड जी इज़ नथिंग बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पर अभी तक हमारी डायग्राम कंप्लीट नहीं हुई है। एक फोर्स अभी भी ऐसा है जो व्हीकल को इनसाइड में खींचने की कोशिश करता है, उसे कहा जाता है सेंट्रीपेटल फोर्स। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, बैंकिंग ऑफ रोड क्यों यूज़ किया जाता है, सेंट्रीपेटल फोर्स को मैक्सिमाइज करने के लिए और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए। तो हमारा टारगेट यही रहेगा। और एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ कीजिए जो वेक्टर अलोंग द सेंटर होगा, पर वो वेक्टर इंक्लाइंड सरफेस के साथ पैरेलल होना चाहिए। तो मैं एक वेक्टर सरफेस के साथ पैरेलल शो करता हूँ, जिस वेक्टर को मैंने नाम दिया एफ बार। अगर आप एफ बार के बारे में बात कर रहे हो, इट इज़ नथिंग बट अ सेंट्रीपेटल फोर्स। जिसके आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे एफ बार बनता है तो थीटा भी बनेगा। अगर थीटा बनेगा तो दो कंपोनेंट भी बनेंगे, द फर्स्ट कॉल्ड एज एफ कॉस थीटा एंड सेकंड कॉल्ड एज एफ साइन थीटा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है उसे कहेंगे हम थीटा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी दो वेक्टर बनेंगे, वन वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस एंड द वन वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस। जो पहला वेक्टर है अलोंग द एक्स एक्सिस उसका नाम होगा एफ बार कॉस थीटा, अलोंग द वाई एक्सिस एफ बार साइन थीटा। सिंपल सी बात है, जहाँ पे थीटा प्रेजेंट होगा वहाँ पे हम कॉस कंसिडर करते हैं, और जहाँ पे थीटा प्रेजेंट नहीं होता वहाँ पे हम साइन कंसिडर करते हैं। तो ये बन गई आपकी एग्जैक्ट डायग्राम, जिसमें नंबर ऑफ वेक्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर मैं उसके अलग अलग एंगल्स के बारे में बात करूँगा तो यहाँ पे नॉर्मल एक्शन के और सेंट्रीपेटल फोर्स के दो अलग अलग कंपोनेंट हैं। अगर मैं नॉर्मल एक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ तो यन कॉस थीटा यन साइन थीटा एंड फोर्स इज नथिंग बट एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा। ओके, तो अभी हम एक्सप्रेशन की तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं। जैसे कि स्क्रीन के डायग्राम पे आपको इजीली दिख रहा है, एक फोर्स ऐसा है जो टूवर्ड्स इनसाइड है। जो फोर्स टूवर्ड्स इनसाइड होता है उसे कहा जाता है सेंट्रीपेटल फोर्स। और सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में अगर बात करता हूँ इनसाइड की, तो यहाँ पे आपको दो अलग अलग वेक्टर्स मिल रहे हैं, द फर्स्ट कॉल्ड एज एफ कॉस थीटा एंड सेकंड कॉल्ड एज यन साइन थीटा। मैंने आपको पहले बताया था स्केलर एंड वेक्टर्स में अगर दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है तो वहाँ पे हम दोनों वेक्टर्स के एडिशन लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ईजिली मेंशन करता हूँ, that is centripetal force
acts on a vehicle towards inside is given by, that is centripetal force is nothing but द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स टूवर्ड्स इनसाइड, जहाँ पे यहाँ पे आपको दो वेक्टर्स दिखते हैं यन साइन थीटा एंड यफ कॉस थीटा, जिनकी डायरेक्शन सेम है, तो हम दोनों को क्या करते हैं यहाँ पे ऐड करते हैं. सो इट कैन बी रिटन एज यन इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस यफ इंटू कॉस ऑफ थीटा. अब यहाँ पे उन दोनों की पोजिशन इंटरचेंज करते हैं. यन इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस यफ इंटू कॉस ऑफ थीटा इज नथिंग बट द सेंट्रीपेटल फोर्स. सेंट्रीपेटल फोर्स का फार्मूला हमें ऑलरेडी पता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो. सेंट्रीपेटल फोर्स इज नथिंग बट एम स्क्वेयर अपॉन आर. तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 2 के पास जाने से पहले यहाँ पे कुछ हम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का एक सिंपल सा फार्मूला डिराइव करते हैं. जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, एक वेक्टर ऐसा है जो टूवर्ड सेंटर ड्रॉ किया गया है, उसे कहा जाता है फोर्स ड्यू टू द फ्रिक्शन. जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जो फोर्स टूवर्ड द फ्रिक्शन होता है वो कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन पे. तो मैं यहाँ पे उसको मेंशन करता हूँ. अकॉर्डिंग टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड सरफेस एंड टायर्स is nothing but F bar is directly proportional to capital N. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को निकालिए, N इज नथिंग बट नॉर्मल रिएक्शन, F इज इक्वल्स टू म्यू इंटू N. यहाँ पे जो आपको न्यू वेक्टर दिख रहा है, न्यू पैरामीटर दिख रहा है, जिसे कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. सो दैट्स वाई म्यू इज नथिंग बट कैपिटल F अपॉन कैपिटल N. मैं इसको पहले ही क्यों डिराइव कर रहा हूँ, क्योंकि इसका यूज़ में आगे वाले कुछ जगह पे होने वाला है. तो इसको मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, देता हूँ इक्वेशन नंबर 2. अब मैं थोड़ा जाता हूँ थोड़ा आगे. जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, अगर दो वेक्टर एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो दोनों का सब्सट्रैक्शन लिया जाता है. जैसे कि वेक्टर शुड बी ऑन अपवर्ड साइड माइनस वेक्टर शुड बी ऑन डाउनवर्ड साइड, एंड दोनों का रिजल्टेंट होता है 0. तो मैं क्या करता हूँ, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर का यहाँ पे एक इक्वेशन बनाता हूँ. थोड़ा आपको स्क्रीन पे ध्यान देना है. According to figure, by equating equal and opposite vectors, जिसके आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जो ऊपर का वेक्टर है उसे कहा गया है n cos थीटा n इंटू कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू. अब अगर आप यहाँ पे इज इक्वल्स टू नहीं लेना चाहते तो माइनस भी ले सकते हो, पर हमें तो पता है माइनस आगे जाके प्लस ही होने वाला है. और नीचे यहाँ पे एक वेक्टर नहीं है, तो यहाँ पे दो वेक्टर है. आपको पहले ही पता है, अगर दोनों के वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है तो दोनों वेक्टर की एडिशंस यहाँ पे ली जाती है. जैसे कि यहाँ पे पहला वेक्टर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इट इज़ नथिंग बट एफ साइन थीटा, एंड सेकेंड वेक्टर इज नथिंग बट यम इंटू जी. तो थोड़ा इसको हम सॉल्व करते हैं. n इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस यफ इंटू साइन ऑफ थीटा कैन बी रिटर्न एज m इंटू जी. इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 3. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे मुझे दो लॉन्ग एक्सप्रेशंस मिले हैं, द इक्वेशन नंबर 1 एंड द इक्वेशन नंबर 3. तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 को जितना हो सके उतना सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. पर बेसिकली देखा जाए, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 में बहुत ही पैरामीटर्स है, तो कुछ सारे पैरामीटर्स हम यहाँ पे कैंसिल करने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे एक सिंपल ट्रिक यूज़ करते हैं हम, बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 3. तो क्या करते हैं हम, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करते हैं. तो इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड में यहाँ पे मेंशन करता हूँ n ऑफ साइन थीटा प्लस f ऑफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय n ऑफ कॉस थीटा माइनस f ऑफ साइन थीटा. जैसे इक्वेशन नंबर 1 की राइट साइड थी m स्क्वेयर अपॉन r, इक्वेशन 3 की राइट साइड थी m इंटू जी. अगर यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स में कैंसिल करता हूँ, मास एंड मास गेट कैंसिल, रिमेनिंग टर्म में कॉपी करता हूँ n साइन थीटा
प्लस यप कॉस थीटा डिवाइडेड बाय यन कॉस ऑफ थीटा माइनस यप साइन थीटा, तो आगे बनेगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब आपका क्या होगा, यहाँ पे आके इक्वेशन ब्लॉक हो जाएगा, इसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे हम सिंपल ट्रिक यूज़ करते हैं। अगर मुझे इक्वेशन को यहाँ पे कम करना है तो जितना हो सके पैरामीटर्स को डिवाइड करने की कोशिश कीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉस से डिवाइड करता हूँ, और आपको स्क्रीन पे दिख रहा है नॉर्मल एक्शन भी प्रेजेंट है, तो मैं नॉर्मल एक्शन को भी यहाँ पे कट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे पूरे टर्म को यन कॉस थीटा से डिवाइड करता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको मेंशन करता हूँ बाय डिवाइडिंग ईच साइड ऑफ इक्वेशन विथ यन कॉस थीटा। आपको जितने भी पैरामीटर्स इक्वेशन में प्रेजेंट है सारे पैरामीटर्स को यन कॉस थीटा से डिवाइड करना है, ठीक है। अगर मैं दोनों तरफ यन कॉस थीटा से डिवाइड करता हूं, द सेम टर्म कैन बी रिटन एज यन साइन थीटा अपॉन यस कॉस थीटा इन अ ब्रैकेट प्लस यप कॉस थीटा अपॉन यन कॉस थीटा ब्रैकेट इज क्लोज डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर की टर्म को भी डिवाइड करते हैं, यन कॉस थीटा अपॉन यन कॉस थीटा ब्रैकेट इज क्लोज्ड माइनस यप साइन थीटा अपॉन यन कॉस थीटा। अगेन यहाँ पे भी ब्रैकेट क्लोज होता है। राइट साइड को भी डिवाइड कीजिए, पर राइट साइड को डिवाइड करके कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का यन कॉस थीटा कैंसिल ही होने वाला है। तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ वी स्क्वायर अपॉन आर जी। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, दिस यन एंड यन गेट कैंसिल, यन एंड यन गेट कैंसिल, कॉस थीटा गेट कैंसिल, कॉस थीटा गेट कैंसिल। जैसे कि आपको मैथमेटिक्स में पता ही है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कैन बी रिटन एज tan ऑफ थीटा प्लस बची वाली टर्म यफ अपॉन यन ब्रैकेट इज क्लोज डिवाइडेड बाय 1 माइनस यफ अपॉन यन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज नथिंग बट अगेन ऑफ tan थीटा। तो राइट वाली टर्म बनेगी वी स्क्वायर अपॉन आर जी। जैसे कि मैंने आपको इक्वेशन नंबर 2 में पहले ही क्लियर किया था, यफ अपॉन यन को म्यू भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा रिप्लेसमेंट करता हूँ, जहाँ पे भी आपको यफ अपॉन यन दिखने को मिल रहा है वहाँ पे रिप्लेस करके आपको लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज म्यू, दैट इज tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू इंटू tan ऑफ थीटा कैन बी रिटन एज वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अपना जो टारगेट है वो है वी मैक्स, तो जितना हो सके वी मैक्स को इधर लाने की कोशिश कीजिए। वी स्क्वायर अपॉन आर जी कैन बी रिटन एज tan ऑफ थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू इंटू tan थीटा। आर जी की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, उसको राइट साइड में लेके जाइए। वी स्क्वायर इज नथिंग बट आर जी इन अ ब्रैकेट tan ऑफ थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू इंटू tan ऑफ थीटा ब्रैकेट इज क्लोज्ड। स्क्वायर को राइट साइड में लेके जाइए, सो दैट्स वाई वी मैक्स इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ आर जी in bracket tan of theta plus mu divided by 1 minus mu into tan of theta। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका पहला एक्सप्रेशंस, जिसे कहा जाता है मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑफ द व्हीकल वेन एवर द व्हीकल शुड बी ट्रैवल ऑन द टर्न रोड वेन एवर द बैंकिंग ऑफ रोड शुड बी प्रेजेंट। तो यहाँ पे ये फार्मूला बनता है मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड का, पर कब, जहां पे बैंकिंग ऑफ रोड प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम सॉल्व करते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए, मैं यहाँ पे एक छोटी कंडीशन इमेजिन करता हूँ। अगर कोई पिछला फ्रिक्शन यहाँ पे निग्लिजिबल होता है, अगर निग्लिजिबल होता है तो म्यू की वैल्यू में यहाँ पे 0 कंसिडर करता हूँ। तो इसको क्या कीजिए, इक्वेशन नंबर 4 में सब्सटीट्यूट कीजिए। पुट इन इक्वेशन नंबर 4। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। वी मैक्स कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ आर जी, बचा सिर्फ tan ऑफ थीटा प्लस 0 अपॉन 1 माइनस 0 इंटू tan ऑफ थीटा। न्यूमरेटर में बचा वी मैक्स इज नथिंग बट
अंडर रूट ऑफ, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो 0 इंटू tan थीटा कैन बी रिटन एज 0, न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में 1 है, इसका मतलब इसका कोई प्रायोरिटी नहीं है, तो बचा क्या सिर्फ tan थीटा, तो फार्मूला बनेगा r इंटू जी इंटू tan थीटा एंड यूनिट इज नथिंग बट मीटर पर सेकंड। ये मुझे मिल गया सेकंड फार्मूला ऑफ वी मैक्स, दैट इज मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ओनली व्हेन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन शुड बी एब्सेंट। तो ये हो गया हमारे दो टारगेट वी मैक्स के फार्मूले। जितना हो सके सेकंड फार्मूले को रिमेम्बराइज करने की कोशिश कीजिए, जो ये वाला है, दैट इज वी मैक्स इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। ठीक है, जस्ट कंसिडर कीजिए अगर फॉर्चुनेटली यहाँ पे प्लेन रोड होता है, मैं इस इक्वेशन को डबल रीराइट करता हूँ यहाँ पे, वी मैक्स इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू tan थीटा। जस्ट सपोज प्लेन रोड होगा तो एक चीज़ तो क्लियर है, अगर रोड ही प्लेन होगा तो एंगल ऑफ बैंकिंग वहाँ पे नहीं होगा, तो थीटा बनेगा 0। सो वी मैक्स इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ आर इंटू जी इंटू tan ऑफ 0। तो आपको पता ही है tan ऑफ 0 की वैल्यू होती है, अगर मैं वहाँ पे पुट करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ अंडर रूट में बनेगा आर जी। अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लेना है तो आप वहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे बड़ा फंडा बचा यहाँ पे कि एंगल ऑफ बैंकिंग मुझे कैसे मिलेगा, तो उसका एक्सप्रेशन भी बहुत ही ईजी है, जिसके हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा था वी मैक्स इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू tan थीटा। तो स्क्वायर रूट को निकाल दीजिए, इधर आके वो स्क्वायर बनेगा, वी स्क्वायर इज नथिंग बट ओनली आर जी tan थीटा। हमारा जो टारगेट है वो है tan थीटा, सो दैट्स वाई tan थीटा इज नथिंग बट वी स्क्वायर अपॉन आर जी। मेरा टारगेट है सिर्फ थीटा, तो थीटा कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो ये इक्वेशन आपका बहुत ही सिंपल बन गया। इसे कहा जाता है द एक्सप्रेशन ऑफ एंगल ऑफ बैंकिंग, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर अपॉन आर जी। इसको रिमेम्बराइज कीजिए क्योंकि ये इक्वेशन थोड़ा ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है बैंकिंग ऑफ रोड के कंसेप्ट में। अगर आपसे कोई पूछता है कि यार एंगल ऑफ बैंकिंग किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो इसका आंसर स्क्रीन पे ही है, that is angle of banking should be depends upon the following factors according to equation. It is depend upon the Vmax, it is depends upon the R, and it is also depends upon the G. Okay, so it is depends upon different three types of quantity. The first called as the maximum safety speed of the vehicle, second called as the radius vector of a curvature of road, and third called as the acceleration due to gravity. Okay, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही क्लियर किया था, आपको जो एंगल ऑफ बैंकिंग होता है वो रोड के कर्वेचर पे डिपेंड करता है। अगर टर्न बहुत ही वहाँ पे शार्प होता है तो एंगल ऑफ बैंकिंग बढ़ेगा, अगर कर्व बहुत ही शॉर्ट या स्मूथ होता है तो वहाँ पे एंगल ऑफ बैंकिंग आपका कम होगा। ओके, तो ये आपका पार्ट 2 पार्ट एंड होता है बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में। इसको थोड़ा मैं रिवाइज करता हूँ 1 मिनट में। अगर मैं प्लेन रोड की बात करता हूँ तो प्लेन रोड, अगर व्हीकल प्लेन रोड पे चलती है और वहाँ पे अगर टर्न प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे जो वी मैक्स का फार्मूला बनता है वो होता है अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी ओनली, और म्यू का मीनिंग होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। पर अगर मैं एंगल ऑफ बैंकिंग या बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में बात करता हूँ तो बैंकिंग ऑफ रोड का फंडा बहुत ही ईजी है। एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसा फिनोमिनॉन जिस फिनोमिनॉन में रोड का आउटर एज रेज किया जाता है एज कम्पेयर टू इनर एज, और वहाँ पे जो दो सर्फेसेस बनते हैं उन दो सर्फेस में जो एंगल मेंशन किया जाता है उसे कहा जाता है एंगल ऑफ बैंकिंग। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, थीटा का फार्मूला हमें मिल गया tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर अपॉन आर जी, और वी मैक्स का फार्मूला हमें मिल गया अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। ओके, तो मेरा टारगेट ये होगा कि नेक्स्ट लेक्चर में रोटेशनल डायनेमिक्स का मैं कोनिकल पेंडुलम वाला पार्ट स्टार्ट कर दूंगा, जिसके फार्मूले और ये बीट के फार्मूले बहुत सेम है। वो क्यों सेम होंगे वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा। एक्चुअली सब स्टूडेंट के लिए एक नोटिस है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे एक देख सकते हो इमेज। हमारे इंस्टीट्यूट की एक मैंने वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है www.ankushgupte.com, जिस वेबसाइट पे पूरी HSC की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जैसे कि इंजीनियरिंग की इंफॉर्मेशन, मेडिकल की इंफॉर्मेशन, MHT CT के एग्ज़ाम के बारे में, JEE के बारे में, नीट के बारे में, नाटा एग्जाम्स के बारे में, नेवी में कैसे जाना है, एयरफोर्स में कैसे जाना है, या नेशनल डिफेंस अकेडमी में कैसे शॉर्टलिस्ट करना है। और सबसे मेन पॉइंट तो ये है कि वहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्नल्स एंड पेपर्स भी अवेलेबल है रिगार्डिंग फिजिक्स, आंसर कीज भी अवेलेबल है। और सबसे मेन बात,
अभी तक जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस पेपर है उनके आंसर कीज़ है वो भी वहाँ पे अवेलेबल है। तो आप एक बार वेबसाइट को देखिए, उसको सर्च कीजिए और जितना भी आपको पार्ट इसेंशियल है उसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नाउ यू सी यू।